Morning students, as you all know that we are doing unit 5, that is role of general duty assistant in disaster management and emergency response. Till now we have done its part 1 of session 3rd, that is fighting fire. So today we will continue with this its part 2nd, fighting fire. फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एंड इंस्टॉलेशंस। आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पहले ही फायर के बारे में पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक है, फायर क्या होती है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि उसके साथ कैसे डील करते हैं, अगर कहीं फायर लग जाती है तो क्या क्या हम करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एंड इंस्टॉलेशंस। इसमें आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आपको पता ही है, जैसे हम लोग हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं ग्लव्स, गाउन, मास्क, कैप, वैसे ही जो फायर फाइटिंग टीम होती है उनके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे स्पेशल ड्रेस हो गई, बूट्स हो गए उनके। ठीक है, इसी तरीके के। नेक्स्ट है फायर वाटर टैंक। फायर वाटर टैंक्स होते हैं जो लार्ज स्केल पे फायर्स लगी होती है उनको बुझाने के काम आते हैं। ठीक है, पम्प्स होते हैं, फायर हाइड्रेंट्स होते हैं, यार्ड हाइड्रेंट्स होते हैं। फायर हाइड्रेंट्स क्या होते हैं आपके, ये जो जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर ये लगे हुए होते हैं। मतलब फायर हाइड्रेंट्स का मतलब होता है अग्निरोधक। ये आग से हमें बचाते हैं, आग लगने से बचाते हैं। तो फायर हाइड्रेंट्स हैं आपका, ये एक बिल्डिंग के अंदर लगे हुए होंगे। और जो यार्ड हाइड्रेंट्स होता है ये एक बिल्डिंग के बाहर लगे हुए होंगे और उस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करेंगे, आग से, फायर से प्रोटेक्ट करेंगे कि कोई फायर बाहर से अगर उस बिल्डिंग में लगती है उससे प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। यहाँ पे आपको पता ही लग रहा है, ऑटोमेटिक मतलब अपने आप जो ऑटोमेटिकली। स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे आपने देखा हुआ होगा कि बगीचे में एक फाउंटेन लगा हुआ होता है, फव्वारा जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसी तरीके का एक ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम होता है फायर में भी। एक लंबी सी पाइप होती है जिसमें स्प्रिंकलर्स लगे हुए होते हैं और जैसे ही फायर का अलार्म बजता है और ये डिटेक्ट करता है फायर आसपास में, तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और मतलब पानी, चारों तरफ पानी फेंकना लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ फायर डिटेक्शन पैनल एंड वार्निंग सिस्टम। जो फायर डिटेक्शन पैनल होता है ये आपका इलेक्ट्रिकल रूम में लगा हुआ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रूम में ये आपका फायर जो है फायर डिटेक्शन पैनल लगा हुआ होता है। अगर वहाँ पे कहीं फायर लगती है कि हाँ जी यहाँ पे फायर की इंडिकेशन उसको मिलती है, तो वहाँ पे अलार्म वगैरह जो है वो खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं कि इमरजेंसी से डील करो, यहाँ पे फायर लग चुकी है। इस तरीके के ये फायर डिटेक्शन पैनल और वार्निंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट है पब्लिक एड्रेस सिस्टम। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का मतलब है कि किस तरीके से हम पब्लिक को बताएंगे कि यहाँ पे जो है वो फायर लग चुकी है। बताएंगे मतलब कि आप अलर्ट करोगे। पब्लिक कौन हो गई, जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, वो 7-8 मंजिल की बिल्डिंग है, किसी एक फ्लोर पे जो है वो फायर लग गई, वहाँ पे आग लग गई किसी एक फ्लोर पे। तो बताना है आपने सारी जितनी उसकी फ्लोर्स हैं वहाँ पे जो भी काम कर रहे होंगे उन सबको बताना है। तो इसमें क्या होता है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पे हर बिल्डिंग में आपके ये स्पीकर्स लगे हुए होते हैं और ये जिस तरह से माइक वगैरह यूज़ करते हैं, अनाउंसमेंट मतलब करवाएंगे। इसको कौन देखता है, इसको देखता है आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। इसको असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो अनाउंस करेगा कि इस बिल्डिंग की इस मंजिल में आग लग चुकी है और इस तरह अपने अपने जो इवैक्यूएशन जो भी मतलब मेजर्स हैं आग से बचने के लिए वो मतलब अपनाएं, बाहर जाएं यहाँ से, एग्ज़िट जो भी जहाँ लिखा हुआ है या बाकी जो चीज़ें हैं जिस तरह से भी गाइडेंस मिलती है वो फॉलो करें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर अलार्म पैनल। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम था
यहाँ पे पैनल है, इसमें चिप लगी हुई होती है, मेटल चिप होती है जो डिटेक्ट करती है आपकी फायर को। नेक्स्ट वन इज़ इमरजेंसी एग्जिट्स। ये इमरजेंसी एग्जिट्स आपकी जो रूम है, जो बिल्डिंग है, वो हर जगह वहाँ पे लगी हुई होती है इमरजेंसी एग्जिट। आप लोगों ने देखा होगा मतलब डिज़ास्टर से बचने के लिए, जैसे कि हम लोग बस में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे भी एक इमरजेंसी एग्जिट के लिए एक डोर होता है, ठीक है। उसी तरीके से जो भी बिल्डिंग होती है उसको इसी तरीके से बनाया जाता है कि वहाँ पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिज़ास्टर वो वहाँ से बच के निकल सकें, ठीक है। तो इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं। नेक्स्ट है सिग्नेजेस। सिग्नेजेस में आपके क्या होते हैं कि साइंस लगे हुए होते हैं, जगह जगह पे लिखा हुआ होता है एग्जिट, ठीक है। या फिर रेड और वाइट कलर के बॉक्स से लगे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कई जगह डेंजर का निशान लगा हुआ होता है, कई जगह साइंस लिखे होते हैं, एग्जिट लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे सिग्नेचर्स का मतलब ये है। नेक्स्ट आता है आपका इमरजेंसी पावर सप्लाई। इमरजेंसी पावर सप्लाई का इसमें आएगा आपका कि अगर मान लो कि जो पावर फेलियर हो गया है, सिटी में पावर फेलियर नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, जनरेटर होते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपके ऑन हो जाएंगे विदिन 5 to 10 सेकेंड्स फॉर मीटिंग द नॉर्मल सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ प्रिवेंशन एंड प्रोसीजर्स। अब बात आती है क्या क्या प्रिवेंशंस होनी चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर होने चाहिए। जो डिफेंस है अगेंस्ट फायर इज़ व्यूड इन 2 पार्ट्स। फायर से बचने के तरीकों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है फायर प्रिवेंशन, दूसरा है फायर प्रोटेक्शन। फायर प्रिवेंशन का मतलब है कि उसको होने से रोकना, अभी लगी नहीं है पहले ही हम ऐसे मेजर्स अपना लेंगे, ऐसे तरीके अपना लेंगे कि वहाँ पे फायर लगने के कम से कम चांसेस हो, ठीक है। सेकंड है फायर प्रोटेक्शन। फायर प्रोटेक्शन का मतलब है कि अगर आग लग जाए तो हम क्या कैसे कैसे खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, खुद की रक्षा कैसे करेंगे हम, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम फायर प्रिवेंशन के बारे में कि ऐसे उपाय कि फायर को लगने ही नहीं देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इम्प्लीमेंटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। कभी भी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट के कुछ रूल होते, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर एक बिल्डिंग आप बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक मतलब एग्ज़िट होनी चाहिए, एग्ज़िट होना चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी, फायर अलार्म होनी चाहिए, स्मोक डिटेक्टर्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए उसमें। आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो कि ऐसा नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, अगर हम एग्ज़िट नहीं भी बनाएंगे, एग्ज़िट डोर नहीं भी बनाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सेकंड है डेवलप नो स्मोकिंग डिसिप्लिन। वहाँ पे नो स्मोकिंग डिसिप्लिन डेवलप करना है कि जो धूम्रपान जो है वो निषेध है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है तो उसको वैसे ही फेंक देगा कहीं भी, हो सकता है वहाँ पे कंबस्टिबल मटेरियल पड़ा हो, उसमें वो लग जाए और उसी तरीके से आग फैल जाए, ठीक है। तो वहाँ क्या करना है, डेवलप नो स्मोकिंग डिसिप्लिन। नेक्स्ट है डू नॉट लीव लिक्विड फ्यूल अनअटेंडेड। जो लिक्विड फ्यूल होता है जैसे कैरोसिन ऑयल हो गया, आपका और भी चीज़ें हैं, डीजल है, पेट्रोल है, आप उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ोगे कि ऐसे ही बिना हर कहीं छोड़ दिया है, मतलब ऐसे रख दिया है केयरलेसली, तो उससे क्या है, फायर लगने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंट अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस एंड यूसेस ऑफ अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रिकल apparatus। जो भी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वो एक ऑथराइज्ड होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मतलब मान लो मना किया है कि हाँ जी इस बिल्डिंग के लिए इतनी मीटर ही लग सकते हैं या इतना ही इलेक्ट्रिसिटी इतनी ही जाएगी इस बिल्डिंग के लिए, तो आप अननेसेसरली कहीं और से बाहर से जोड़ रहे हैं उसको, तो उससे क्या है, मतलब कैपेसिटी नहीं है उतनी और शॉर्ट सर्किट हो सकता है और हो सकता है वहाँ पे
आग लग जाए, तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। स्टोर ऑल फ्यूल्स फ्लेमेबल स्टोर्स इन सेफ प्लेस। जितने भी फ्यूल्स हैं आपके और फ्लेमेबल स्टोर्स हैं उनको सेफली रखना है, एक अच्छे मतलब सेफ प्लेस पे आपने उनको स्टोर करके रखना है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश अ फायर प्रिपेयर्डनेस प्लान विच टेक्स केयर ऑफ प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड कीप इट अपडेटेड पीरियडिकली। आपने क्या है, एक पहले से ही एक प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाना है। जिस तरीके से डिज़ास्टर की मॉक ड्रिल्स करवाते हैं स्कूल में, उसी तरीके से एक मॉक ड्रिल करवानी है पहले से ही, एक प्रिपेयर्डनेस प्लान कि अगर ऐसा हो जाता है कि पहले से मान के चलना है कि मान लो आग लग गई, तो आप लोग किस तरह से उस आग से बच के निकलोगे। तो आप लोगों ने कहाँ एग्ज़िट डोर है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ से हम लोग एस्केप कर सकते हैं इस चीज़ से। तो पहले से एक प्रीपेयर्डनेस प्लान होना चाहिए बना हुआ, और वो पीरियडिकली अपडेट भी करना है। हो सकता है कि चेंज कर दिया हो, या रेनोवेशन हो रहा हो, या ब्लॉकेज हुई हो वहाँ पे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है डेजिग्नेट एन इमरजेंसी कोऑर्डिनेटर एंड अ टीम एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज़ टू इनिशिएट द प्लान। जहाँ भी ये बात हो रही है फायर प्रिवेंशन की, मान लो किसी बिल्डिंग में, अब वो बिल्डिंग स्कूल की भी हो सकती है और ऑफिस की भी हो सकती है, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये फायर प्रिवेंशन से रिलेटेड चीज़ें आ रही है, वहाँ पे एक इमरजेंसी कोऑर्डिनेटर को डेजिग्नेट, मतलब एक इमरजेंसी कोऑर्डिनेटर होना चाहिए वहाँ पर। टीम का एक टीम बनानी है, मतलब आपने जो फायर से प्रिवेंट करेगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है उसको, एम्प्लॉयज़ को, कि आप मतलब टेलीफोन ऑपरेटर का काम करेंगे, आप चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होंगे, आप सिक्योरिटी ऑफिसर होंगे, इस तरह से ड्यूटीज़ असाइन करनी है आपने। नेक्स्ट वन इज़ कीप योर हाउस कीपिंग अप टू डेट, प्रिवेंटिंग एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज और वेस्ट मटेरियल। जो आपकी हाउस कीपिंग है, रहने का जो ढंग है, हाउस है आपका, वो अच्छे से होना चाहिए। वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का गार्बेज, कूड़ा करकट या वेस्ट मटेरियल नहीं रखना है वहाँ पे, ठीक है। अपग्रेड द फैसिलिटी टू मीट द रिक्वायर्ड फायर कोड्स मेंशन्ड इन नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया। सॉरी, upgrade the facility to meet the required fire codes mentioned in National Building Code of India। जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, आपको पता है कोड्स दिए गए हैं, जैसे इमरजेंसी में आप 102 को कॉल करते हैं, 108 को कॉल करते हैं, उसी तरीके से 101 को आप कॉल करेंगे, ठीक है। तो बिल्डिंग कोड्स होने चाहिए इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एंश्योर अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम for operational equipment and make sure that equipment meets the specification and standards। एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम आपने बनाना है पहले से। वही चीज़ है कि आपने पहले से ही ये मान के चलना है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर ऐसा हो जाता है तो आप कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ डेवलप अ म्यूचुअल प्रोग्राम विद नेबरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स फॉर सच एमरजेंसीज। एक म्यूचुअल प्रोग्राम भी बनाना है आपने, ठीक है, कि अगर ऐसा हो जाता है तो जो आपकी नेबरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो इस सिचुएशन में आपकी किस तरह से मदद करेगी। तो उसके लिए भी आपने म्यूचुअल प्रोग्राम बनाना है, एक उनके साथ मिलके एक प्रोग्राम बनाना है। सेकेंड वन इज़ फायर प्रोटेक्शन। भी हमने पढ़ा फायर प्रिवेंशन की, अगर अभी फायर लगी नहीं है, पहले होने से पहले ही आपने उसको बचाव कर लिया। लेकिन सेकंड है फायर प्रोटेक्शन। फायर प्रोटेक्शन में क्या है कि इन केस अगर वहाँ आग लग जाती है तो आप कैसे अपने आप को बचाओगे। द फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हैज़ बिन प्रोवाइडेड ऑन ऑल फ्लोर्स इंक्लूडिंग बेसमेंट्स। जितने भी फ्लोर्स हैं आपके, वहाँ पे आपका फर्स्ट एड जो इक्विपमेंट है, फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, वो सब जगह पे अवेलेबल होना चाहिए। एक्सटिंग्विशर्स जो है वो हर फ्लोर पे आपके लगे हुए होने चाहिए। सेकेंड वन इज़ फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बिल्डिंग not only as per norms but also depending upon the vulnerability of the place। जो फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर्स है वो सभी बिल्डिंग्स में
ना तो सिर्फ इसी नॉर्म्स के आधार पर भेजने चाहिए, दिए जाने चाहिए कि नॉर्म्स हैं तो यहाँ पे देने ही हम पड़ेंगे, हमें ये हमें कहा गया है कि यहाँ ज़रूरत है तो यहाँ देनी है। लेकिन इसके अलावा वल्नरेबिलिटी भी देखनी है, रिस्क फैक्टर, मतलब वहाँ पे कितना वो प्लेस जो है वो प्रोन है, कितना रिस्क पे है आग लगने के, उसके हिसाब से भी वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ इंश्योर एडिक्वेट वाटर सप्लाई फॉर हाइड्रेंट्स एंड स्प्रिंकलर्स। जो आपके हाइड्रेंट्स हैं, अग्निरोधक हैं, स्प्रिंकलर्स हैं, तो वो कैसे चलेंगे? पानी के बिना तो काम नहीं करेंगे ना, आग को कैसे बुझाएंगे? पानी चाहिए उसके लिए। तो ये इंश्योर होना चाहिए कि उस बिल्डिंग में प्रॉपर एडिक्वेट वाटर सप्लाई हो, पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए उन हाइड्रेंट्स को, स्प्रिंकलर्स को काम करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ इवेलुएट वॉल्यूम, प्रेशर एंड ड्यूरेशन ऑफ वाटर टू लास्ट इन एन एमरजेंसी। वहाँ पे इवेलुएट वॉल्यूम, प्रेशर एंड ड्यूरेशन ऑफ वाटर, देखना है कि कितना वॉल्यूम उस पानी का होना चाहिए हाइड्रेंट पे, कितने प्रेशर के साथ हो जाना चाहिए और कितनी ड्यूरेशन तक। ठीक है, मतलब इतने फोर्स से पानी आना चाहिए कि वो जो आग है वो बुझ जाए। नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइड एन अलर्ट वार्निंग सिस्टम फॉर पीपल इन प्रेमिसेस। अब जो प्रेमिसेस क्या है? विद इन दी बिल्डिंग, जो विद इन दी एरिया, जो उस एरिया में लोग हैं उनके लिए एक अलर्ट वार्निंग सिस्टम भी होना चाहिए। मान लो एक बिल्डिंग में तो आग लग गई, लेकिन दूसरे बिल्डिंग के लोगों को तो पता ही नहीं है, जब तक वो वहाँ तक पहुँच नहीं जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग तो इंजर्ड हो जाएंगे ना, उन लोगों को तो नुकसान पहुँच जाएगा काफ़ी, वो बच के नहीं निकल पाएंगे, जबकि वो सेफली, अगर उन्हें पहले पता चल जाता तो वो पहुँच सकते थे। तो क्या होना चाहिए? वहाँ पे एक अलर्ट वार्निंग सिस्टम होना चाहिए ताकि वो पहले से ही अवेयर हो सकें और अपनी सेफ्टी कर सकें। नेक्स्ट इज प्री डिटरमाइंड फायर इवैक्यूएशन रूट्स, मार्क देम क्लियरली एंड कैरी आउट पीरियोडिकल ड्रिल्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ एज वेल एज गेस्ट। पहले से ही फायर इवैक्यूएशन रूट्स हैं जो उनको प्रॉपर मार्क करना है, क्लियरली प्रॉपर मार्क करना है, मतलब पहले से ही जो आपके ये एमरजेंसी एग्ज़िट्स हैं, एमरजेंसी डोर्स हैं, वो पहले से ही प्रॉपरली मार्क होनी चाहिए, वहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए कि आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि, और ड्रिल्स आपने पीरियोडिकली जो है ड्रिल्स करवानी है कि इन केस यहाँ पे फायर लग जाती है तो हम किस तरह से यहाँ से एस्केप हो पाएंगे। ठीक है, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं या गेस्ट हैं, उन सब से वो मॉक ड्रिल करवानी है। नेक्स्ट वन इज़ इंस्पेक्ट ऑल इवैक्यूएशन रूट्स डेली। जितने भी इवैक्यूएशन रूट्स हैं, मतलब जितने भी आपके एग्ज़िट्स हैं, जो इमरजेंसी डोर्स है, उनको डेली आपने इंस्पेक्ट करना है कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। मतलब अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें उनका यूज़ करना पड़ता है तो क्या हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ के लिए वो जाते हैं? कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है उसमें, कोई बीच में कुछ, क्योंकि बंद पड़े रहते हैं तो हो सकता है दरवाज़ा ही प्रॉपरली ना खुले या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने चेक करना है कि डेली इंस्पेक्ट करना है उसके रूट्स को। नेक्स्ट वन इज़ मेंटेन चेकलिस्ट ऑफ मेंटेनेंस। एक चेकलिस्ट बनानी है आपने मेंटेनेंस की और उसको टिक करते रहना है कि हाँ जी ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ में रिपेयर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्मोक डिटेक्टर्स एंड सेंसर्स हैव बीन फिटेड एज पर लेड डाउन नॉर्म्स। स्मोक डिटेक्टर्स भी होने चाहिए, सेंसर्स भी होने चाहिए ये फायर के लिए, ताकि वो आप सेफ रह सके। नेक्स्ट वन इज एडिक्वेट वाटर स्टोरेज फैसिलिटी। वाटर स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रॉपर होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ पीपल इन फायर डिटेक्शन एंड कंट्रोल। अब है रोल आपके, जो फायर डिटेक्शन एंड कंट्रोल है उनमें क्या रोल है लोगों का। तो इसमें बहुत से आपके पीपल आएंगे, बहुत से लोग आते हैं। सबसे पहला आपका आता है पर्सन डिस्कवरिंग फायर। सबसे पहला है पर्सन डिस्कवरिंग फायर। अब ये आपको नाम से पता चल रहा है, पर्सन डिस्कवरिंग फायर। ऐसा पर्सन जिसने फायर को डिस्कवर किया, मीन्स उसको सबसे पहले किसको पता चला कि यहाँ आग लगी है, तो वो क्या करेगा? उसका क्या काम है? कांटेक्ट करेगा। किसको कांटेक्ट करेगा? टेलीफोन ऑपरेटर को कांटेक्ट करेगा।
अपना नाम बताएगा, एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा, साइज़ बताएगा, टाइप ऑफ फायर बताएगा कि कहाँ लगी है आग, कितने अमाउंट में लगी है आग, किस लोकेशन पे लगी है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ टेलीफोन ऑपरेटर। अब नेक्स्ट है आपका टेलीफोन ऑपरेटर। अब टेलीफोन ऑपरेटर का क्या काम है? टेलीफोन ऑपरेटर का काम है कि रिपोर्ट करना फायर को। द ऑपरेटर शैल नोटिफाई द फॉलोइंग इमीजिएटली। जो टेलीफोन ऑपरेटर है उसको आगे इन्फॉर्म करना है। वो किसको इन्फॉर्म करेगा? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा, डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को वो रिपोर्ट करेगा, सिक्योरिटी ऑफिसर्स को करेगा, फायर ऑफिसर्स को करेगा, इलेक्ट्रिकल रूम को करेगा, इंजीनियर्स को करेगा, जनरल मैनेजर को करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन को करेगा, इन सब को वो रिपोर्ट करेगा। कैसे कर? फ़ोन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फायर फाइटिंग टीम्स। अब फायर फाइटिंग टीम्स आती है। जो फायर फाइटिंग टीम्स होती है इसमें कौन कौन लोग आते हैं आपके? इसमें आते हैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स, चीफ फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, मैनेजर इंचार्ज, शिफ्ट इंजीनियर, सिक्योरिटी ऑफिसर। ठीक है, ये सारे आपके आते हैं फायर फाइटिंग टीम में। अब ये डे नाइट ड्यूटी पे होते हैं। डे में इनकी ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक होती है और नाइट की इनकी 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आती है आपकी ड्यूटीज़ ऑफ लीडर ऑफ द फायर फाइटिंग टीम। अब फायर फाइटिंग टीम में जो लीडर होगा उसकी क्या ड्यूटीज़ होगी? तो लीडर होगा तो वो एक तरह से ऑल ओवर इंचार्ज की तरह काम करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? असेस करेगा इंटेंसिटी को कि किस इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड से फायर लगी है। डिप्यूट करेगा फायर फाइटिंग टीम को। जो फायर फाइटिंग टीम का लीडर होगा वो डिप्यूट करेगा फायर फाइटिंग टीम को कि जाओ और ये जो आग है इसको बुझाओ। अरेंज करेगा वो कि किस तरह से जो पर्सन आग में फंसे हुए हैं उनको कैसे निकालना है। ठीक है, और किसको क्या क्या काम देने हैं। इंश्योर करेगा कि वहाँ पे वाटर सप्लाई है वो सफिशेंट है कि नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर्स वहाँ अवेलेबल है कि नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ ड्यूटीज़ ऑफ चीफ फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर, फायर ऑफिसर ऑन ड्यूटी। जो चीफ फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर है उसकी क्या ड्यूटी होती है? वो क्या करेगा? रश टू द सीन ऑफ द फायर। वो एकदम से भागेगा कहाँ आग लगी है। असिस्ट करेगा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को, डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को, सिक्योरिटी ऑफिसर को, और गाइड करेगा फायर फाइटिंग टीम को कि ऑप्टिमम यूज़ करे वो फायर फाइटिंग फर्स्ट एड एंड इंस्टॉलेशंस का। ठीक है, अगला है आपका ड्यूटीज़ ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम इंचार्ज। जो आपका इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम का इंचार्ज है उसकी क्या ड्यूटी है? वो इलेक्ट्रिशियन को कॉल करेगा और बोलेगा कि टू कट ऑफ द पावर टू अफेक्टेड एरिया, कि इस एरिया में आग लगी है और यहाँ पे जो पावर है वो कट कर दो। एसी टेक्नीशियन को करेगा कि एसी की जो पावर है वो कट कर दी जाए। फायर टेक्नीशियन को करेगा एक्टिवेशन, फायर टेक्नीशियन को क्या बोलेगा कि एक्टिवेट करे फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन को। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ चीफ इंजीनियर और शिफ्ट इंजीनियर। अब जो चीफ इंजीनियर है या फिर शिफ्ट इंजीनियर है जिसकी उस टाइम शिफ्ट है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, चीफ इंजीनियर की क्या ड्यूटी है? वो इंश्योर करेगा कि कंट्रोल रूम में हर चीज़ अवेलेबल हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो अलार्म सिस्टम है वो प्रॉपर चल रहा हो, वो कांटेक्ट कर सके, फ़ोन जो है वो ठीक चल रहा हो वहाँ का। ठीक है, इंश्योर इंजीनियरिंग सपोर्ट टीम इज़ डिप्यूटेड फॉर रिस्पेक्टिव जॉब्स। वो इंश्योर करेगा कि इलेक्ट्रिशियंस हैं जो वो पावर कट कर दे, और स्टेटस चेक करेगा कि फायर पंप्स जो है वो प्रॉपरली काम करने के लिए उनके पास प्रॉपर वाटर है कि नहीं है। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ एसओ, मतलब
सिक्योरिटी ऑफिसर, और ASO मतलब असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ऑफ द अफेक्टेड एरिया। अब इनका क्या काम है, ये इंश्योर करेंगे कि इनके पास एडिक्वेट अमाउंट में वॉकी टॉकीज़ हों। वॉकी टॉकीज़ आपको पता है ना कि वो वायरलेस जो फ़ोन होते हैं वो एक दूसरे को से कांटेक्ट कर सकें और पीपल को गाइड कर सके, लोगों को, कि किस तरह से वो इवैक्यूएट हो सकते हैं यहाँ से, और ये इंश्योर कर सके कि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी गार्ड्स अवेलेबल हो जो इंजर्ड पर्सन है जो उनकी हेल्प कर सके। नेक्स्ट है आपका ड्यूटीज़ ऑफ नेबरिंग सिक्योरिटी ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स। वहाँ पे हमने पढ़ा था ना, म्यूचुअल प्रोग्राम करना है नेबरिंग सिक्योरिटी ऑफिसर्स से। तो उनकी क्या ड्यूटी रहती है यहाँ पे, उनकी ड्यूटी रहती है रेडी रहना, कि कभी भी हमें बुलाया जा सकता है कि अब जो है हमें आपकी ज़रूरत है तो आओ आप लोग हमारी हेल्प करो। तो उनको हमेशा रेडी रहना है कि दूसरे जो फायर फाइटिंग टीम है उनकी हेल्प करने के लिए उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है फायर ब्रिगेड में, या जैसे भी बन पड़ेगा उनसे, और जो इंजर्ड पर्सन्स है उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ हेल्प डेस्क स्टाफ। अब हेल्प डेस्क स्टाफ की क्या ड्यूटीज़ है, उनकी ड्यूटीज़ है कि वो हेल्प करेंगे, नाम ही हेल्प डेस्क स्टाफ है तो वो हेल्प करेंगे इवैक्यूएशन ऑफ पर्सन्स की, इवैक्यूएशन में, वहाँ से बच के निकलने में लोगों की सहायता करेंगे, और क्या करेंगे, गाइड करेंगे पर्सन्स को कि किस तरफ से जो है उन्हें बाहर जाना है। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ हाउस कीपिंग स्टाफ। अब हाउस कीपिंग स्टाफ की क्या ड्यूटी है, वो ये इंश्योर करेंगे कि जितने भी फायर एग्जिट्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्टेड ना हों, आराम से वो खुले हों और आराम से जो लोग हैं वहाँ से बच के बाहर निकल सकें, और सिक्योरिटी गार्ड्स की हेल्प कर सके फायर अफेक्टेड एरिया से, मतलब सिक्योरिटी गार्ड की हेल्प कर सके कि जो लोग हैं उनको वो फायर अफेक्टेड एरिया से बाहर निकाल सके। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।